हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी बुक टू में अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। हमारी बुक फर्स्ट जो थी वो ऑलरेडी कल हो चुकी थी खत्म। अब स्टार्ट करेंगे हम हमारी बुक टू, जो कि होने वाली है हमारी मैथमेटिकल मेथड। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी होने वाली है। इस बुक में हम जो है वो चैप्टर सीक्वेंस से नहीं करेंगे, जैसे चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से नहीं करेंगे। इसमें करेंगे हम चैप्टर की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। जिस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंस होगी उस चैप्टर को हम करेंगे पहले। इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर थोड़ी ज़्यादा है। तो पहले वो करेंगे, फिर दूसरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पर हाँ, कर देंगे सारे। आपके एग्जाम से 1-2 महीना पहले ही खत्म हो जाएंगे, तो उस टेंशन नहीं की बात है नहीं। फर्स्ट ही हमें पढ़ना होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। आज मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी और बताऊंगी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके जो फॉर्मूलाज हैं, यानी कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला है, अगर आपको वो ही नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट आप उन्हें याद करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई अगर जिस तरह से आपने डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ा था, भाई अगर हमारा साइन एक्स का है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स ही मिलेगा। उसी तरह से इसमें भी कुछ रूल है, अगर आपको वो नहीं आते तो आप कर नहीं पाएंगे। इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन की भी कुछ जगह जरूरत पड़ने वाली है और इंटीग्रेशन की भी पड़ेगी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है हमारे इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन के, तो आप प्लीज़ अपनी 12th क्लास की बुक को उठा के बेसिक क्लियर कर लो। जैसे कि इंटीग्रेशन में तो आपको क्लियर करना पड़ेगा आपका कि लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है उसमें आपको काफ़ी सारे मतलब कि डबल डेरिवेटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव करना, सिंगल डेरिवेटिव करना, डिवाइड की फॉर्म में अगर कोई है डिफ्रेंशिएशन उसे करना, तो डिफ्रेंशिएशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो दोनों ही, बट उसका थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन को, और इंटीग्रेशन को थोड़ा ऊपर से लिमिट वाला पोर्शन। ठीक है, अब करेंगे हम द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें होता क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब ही क्या है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है हमारे पास एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये सब आप लोग जानते हैं कि cos x sin x इस तरह से कोई हमारी dx इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही, यानी कि अगर हम उसे एल्जेब्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी बन जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है वो पढ़ेंगे हम कल। पर हाँ, अभी आप ये समझ लो बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अभी एग्जाम में नहीं आएगी तो याद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, समझ लो क्या होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारा एल्जेब्रिक प्रॉब्लम में सॉल्व करना, इसे ही हम कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो इसे बुक के लैंग्वेज में समझते हैं एक और बात। ये जो हमारी प्रॉब्लम यूज होती है, यानी कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज होता है, या तो वो फिजिक्स में होता है नॉर्मल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के एल्जेब्रिक प्रॉब्लम में, या फिर होता है हमारा इंजीनियरिंग में। इन दो जगह इनका यूज होता है। ठीक है, अब ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहते हैं, क्या कोई अलग नाम है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दोनों सेम है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन reduce the problem of solving a differential equation to an algebraic problem। देखो यहाँ पे ये कहा गया reduce the problem of solving a differential equation to an algebraic problem। यहाँ पे वैसे आ गया equation to an algebraic problem, यहाँ पे आ गया। देखो मेन पॉइंट यही है कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को algebraic प्रॉब्लम में सॉल्व करने को हम हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इट इज मेड for solving linear differential equation arising in physics and engineering। इसलिए मेथड को इसलिए बनाया गया कि जो हमारी linear differential equation आती है इन फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में, उन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक थोड़ी सी नए कॉन्सेप्ट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सम एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी कि एक तरह से फॉर्मूले ही समझ सकते हो, जिस तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन के, उसी तरह से फॉर्मूले। थोड़े से फॉर्मूले ज़्यादा हार्ड नहीं, इनको हम रिड्यूस करना भी सीखेंगे कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये होने वाले हैं हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सम एलिमेंट्री फंक्शन। अब मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूले हैं, इनके बिना आपका कोई भला नहीं होने वाला इस चैप्टर, इसलिए इन्हें अच्छे से करना। ये 2 से 3 और बचे हैं, वो मैं अभी कराऊंगी। फर्स्टली, अगर हमारा कहीं वन गिवन है, उन्होंने हमसे कहा कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का साइन होता है एल। आपसे कहीं कहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो वन का, तो फर्स्टली आप, हमारा फंक्शन है एफ टी, यानी कि फंक्शन ऑफ टी दे रखा है 1। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे 1 का, तो वो हमें मिलेगा 1/p, जहाँ पे p हमारा 0 से बड़ा होगा। ये जो लिखे 0 से बड़ा
यानी कि यहाँ पे -1 से बड़ा, ये चीजें रखनी पड़ेगी आपको याद, क्योंकि आपको एक जगह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो p होगा वो होगा 0 से बड़ा। अगर हम किसका करेंगे, 1 का एलिमेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/p। ठीक है, जब हम करेंगे t की पावर n, t की पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की एक कंडीशन और दी गई है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा t की पावर n है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, यानी कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला, यानी कि उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसके लिए होगा n फैक्टोरियल। यहाँ पे ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मतलब आप सभी को पता ही होगा, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n+1, जहाँ पे p हमारा 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे t की पावर a है, जहाँ पे हमारा a जो है वो -1 से बड़ा है। दोनों में फर्क कुछ नहीं है। अगर आप इसे देखो, यहाँ पे t की पावर a और t की पावर n है, यहाँ पे a कहा है कि जो हमारा जो n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, इन्होंने 0 इंक्लूड नहीं किया। इन्होंने यहाँ पे a वाली जो t की पावर a है यहाँ पे 0 इंक्लूड हुआ है, बस ये फर्क आ रहा है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे a+1 में ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब ही फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे हमारा a फैक्टोरियल p की पावर a+1 कह सकते हैं हम इसे, बट वो है थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा 0 इंक्लूड नहीं है और यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा होगा a+1 a फैक्टोरियल भी कह सकते हैं इसे अपॉन p की पावर a+1, जहाँ पे हमारा p जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। फिर बात करते हैं e की पावर at। अगर हमारा e की पावर at की बने, यहाँ पे जो है हमारा जो t है वो एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, t से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, t है ठीक है, नहीं है मतलब होगा ही, ऐसे तो t से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, t है तो नेग्लेक्ट करके चलना है, t है फॉर्मेलिटी के लिए तो है, जैसे कांस्टेंट होता है उससे से ट्रीट कर दो। अगर हमारा e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो होगा हमारा 1/p - a, जहाँ पे हमारा p 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे आते हैं हमारे साइन at पे। देखो ये काफी है तो फॉर्मूला ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से तो बहुत अलग है, बट हाँ उनमें भी फॉर्मूलाज आपको याद करने थे, यहाँ पे भी फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं साइन at। अगर आपको साइन at गिवन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसका होगा a अपॉन p² प्लस a², यानी कि a तो होगा आपको जहाँ पे p दे रखा है ना, यहाँ पे 1/p या फिर यहाँ पे दे रखा है जो भी, जहाँ पे p है वहाँ पे p ही रहेगा, या फिर आपको चेंज करना है वहाँ पे जहाँ पे n a इस तरह की वैल्यूज दे रखी है वहाँ पे आपको चेंज करना होगा, वो करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पर p जो है आपका स्टार्टिंग से एंड तक p ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको साइन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना तो आपका आएगा a अपॉन p² प्लस a², जहाँ पे आपका p ग्रेटर देन होगा 0 के, p बड़ा होगा 0 के। अब यहाँ पे चलते हैं हमारा साइन at। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम साइन at का निकालेंगे, कॉस at का निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डन। अब बात करते हैं हमारे कुछ और नए फॉर्मूलाज की। अब देखो यहाँ पे हम ना साइन at का तो निकाल लिया, अब कॉस at का भी तो होता होगा हमारा। कॉस at का क्या होगा, कॉस at होगा यहाँ पे हमारा ऊपर दे रखा है, बट कॉस में ऊपर आ जाएगा हमारा p अपॉन p² प्लस a²। इन दोनों में यही फर्क है कि यहाँ पे साइन में होता है a ऊपर और कॉस में होता है p ऊपर, जहाँ पे हमारा p जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात समझिए, इन दोनों को याद करना बहुत आसान है। स्टार्टिंग में ऐसे करना, साइन कॉस सीक्वेंस से ऐसे ही याद करते हैं, a ऊपर आएगा, a पहले आ रहा है तो a ऊपर आएगा, मैं तो ऐसे ही किया था जब किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूला की। ये काफी हद तक आपको सिमिलर लगेंगे बट ये सिमिलर है नहीं। यहाँ पे आएगा साइन H80। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा साइन 80, यहाँ पे आ गया हमारा साइन H80। H80 में डिफरेंट होगा फॉर्मूला, तो ये कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं तो काफी हद तक अलग होंगे। ठीक है, ये जो आपका H80 का है ये सब आपको आएंगे आगे समझ। अब अगर साइन H80 दे रखा है आपको तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको a अपॉन p² माइनस a², जहाँ पे आपका p जो होगा वो ग्रेटर होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से। बात समझ में आई कि मतलब जो हमारा a है वो होना चाहिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ही, यानी कि मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं चलेगा। यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। फर्क क्या है यहाँ पे हमारे साइन H80 में और साइन 80 में, देखो यहाँ पे साइन 80 में यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है p² प्लस a², बट यहाँ पे हमारा p² माइनस a² दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे cos 80 की। cos 80 का भी तो फॉर्मूला cos H80, 80 नहीं cos 80 का तो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे है cos H80, इसका क्या होगा, अब इसका होगा हमारा p अपॉन p² माइनस a², जहाँ पे p होगा वो हमारा किससे बड़ा होगा, पॉजिटिव
यानी कि p होगा हमारा मॉडुलस a से बड़ा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूलाज बिल्कुल कंठस्थ कर लेना इस पूरी यूनिट में, आपको ये यूज में आने वाला है, इन्हें स्किप मत करना। अगर ये रह गए ये नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन सारे स्किप करने पड़ेंगे, इन्हें स्किप करने की गलती मत करना। डन डन, चलिए चलते हैं आगे। कल मैंने आपको जितने भी ये फॉर्मूलाज बताए, कल हम करेंगे इनका ड्राइव करना, कि इन्हें ड्राइव कैसे करते हैं, आए कैसे है हमारे पास, कल हम सीखेंगे हमारे। अभी आप ये फॉर्मूलेज याद कर लो, क्योंकि कई बार इनके डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपको बताओ कि जो हमारा 1/p e⁻at का फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। या फिर sin at का कहाँ से आया, sin at का क्या था हमारा a/p² + a², ये है हमारा, तो ये डायरेक्टली पूछे जाता है। तो कल हम इन्हें करेंगे रिड्यूस, कि कैसे आए कहाँ से आए, तो कल हम पढ़ने वाले हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।